नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले आपके एस्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कंप्लीट प्रैक्टिस सेट को, और यहाँ पर आपको सेम वैसे ही जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप यहीं पर ही एस्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो ये तैयार हुए हैं ये आपके स्पेशल एस्टेट का जो एग्ज़ाम है उसी को लेकर तैयार किए गए हैं और सभी के सभी यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ये वाले भी आ सकते हैं या इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी से पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जहाँ ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को समझाए हुए है। तो यह जो यहाँ पर परिभाषा जो है, ये कथन इनमें से किन का है? टिचनर, वुंट, वुडवर्थ या मैकडूगल का। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर, तो ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो वुडवर्थ जो है इनका यहाँ पर ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्ष, 6 से यौवन, 18 से 20 वर्ष या 20 से 22 वर्ष का। तो मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी में, तो 6 से यौवन तक। नेक्स्ट है यहाँ पर विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ये किया गया था। तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन, फ्राइड, कोहलर या वाटसन के द्वारा। और मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था तो ये किया गया था एरिक्सन के द्वारा। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामूहिक और सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है। तो ये एरिक्सन जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर इनमें से किसके अनुसार इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? अल्बर्ट बंडूरा, यूंग, एडलर या फ्रॉइड के अनुसार। तो ये इदम, अहम और परा अहम, आईडी को सुपर ईगो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो ये 3 जो हैं ये किनके हैं? और ये हैं ऑप्शन डी में। तो सिगमंड फ्रॉइड जो हैं उनके हैं ये 3 घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गान्तीकरण, विलयन या नवीनीकरण के द्वारा। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनमें से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? और यह है ऑप्शन बी वाली, मार्गान्तीकरण के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रत्ययों का बनते रहना इनमें से किस प्रकार की एक प्रक्रिया है? विषम है, अनियमित है, सामयिक या फिर संचयी है? तो प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया माना गया है और ये संचयी जो प्रक्रिया है इसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का एक कारण नहीं है? तो यहाँ पर इनमें कौन सा जो एक भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनः आवृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। तो भूलने का एक कारण यहाँ पर नहीं माना गया है और ये है शिक्षक की योग्यता वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्पीयरमैन के 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता ये इनमें से क्या कहलाती है? एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। तो स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता, और यह है ऑप्शन बी में, द्विकारक। स्पीयरमैन ने अपने जो द्विकारक का जो सिद्धांत दिया था इसमें बुद्धि की संरचना में मूल रूप से 2 कारक, सामान्य और विशिष्ट कारक को निहित माना है।
सामान्य आपने ये जी देखा होगा लिखा हुआ, इसका मतलब जी फैक्टर, और एक एस देखा होगा स्पेसिफिक फैक्टर मतलब विशिष्ट कारक। तो इसमें जी कारकोत्तरक और समस्या समाधान करने की क्षमता माना गया है, ये वाला जर्नल वाला जो है जी फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, प्राप्त अंकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्त अंक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्त अंक होते हैं तो कहलाता है मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या मानक विचलन। और इसे कहा गया है ऑप्शन सी वाला, जैसे ये इसके ऊपर के अक्षर इसके ऊपर के बीच वाला हो गया मध्यांक, आधे वाला। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है आकृति, स्तंभ आकृति, गुंफाक्षर या आकृति, या फिर स्वलिखित आकृति। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि, और यह है ऑप्शन बी वाली, स्तंभ आकृति। इसमें प्रत्येक वर्गांतर की आवृत्ति को एक आयत के रूप में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सबसे अधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। तो ये पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में, तो सबसे अधिक ध्यान ये किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, शिक्षण की तकनीक, शारीरिक, व्यक्तिक या पारिवारिक क्षमता पर। और इसमें है ये ऑप्शन सी वाला। तो ये जो व्यक्तिक भिन्नता जो है यही इसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये कक्षा जो होते हैं उसमें कुछ तेज प्रवृत्ति वाले, कुछ मध्यम और कुछ सबसे निम्न काम करने वाले बच्चे होते हैं। तो उन्हीं के अनुसार कक्षा में शिक्षण कार्य कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा इनमें से कौन सा माना गया है, नामिक, अनुपात, क्रमिक या अंतराल को। और इनमें माना गया है ये अनुपात को। नेक्स्ट है यहाँ पर, जिन पियाजे के समज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो किन का है, जिन पियाजे का कौन सा सिद्धांत, समज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने 4 जो विकास के सिद्धांत बताए थे। तो अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था की विशेषताएं हैं। अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व सक्रिय अवस्था, औपचारिक या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और इनके अनुसार है ये ऑप्शन सी वाला, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। अब इनके द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो ये संवेदनात्मक गामक अवस्था, उसके बाद पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रकार से 4 अवस्थाएं हैं। इसका जो समय है ये 0 से 2 वर्ष का है। उसके बाद पूर्व है 2 से 7 साल की, फिर मूर्त होगी 7 से 11 की, औपचारिक होगी 11 से इससे आगे की। तो इस प्रकार से 4 अवस्थाएं यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जन्मजात व्यक्ति गुणों का जो योगफल है इनमें से क्या होता है, समानता, निरंतरता, वंश अनुक्रम या फिर युयोत्सा। तो जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल, और यह है ऑप्शन सी वाला। तो वंश अनुक्रम जो है इसे यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो व्यक्तित्व का एक प्रक्षेपी परीक्षण यहाँ पर नहीं माना गया है। रोसा सिंह दब्बा परीक्षण, TAT शब्द साचार्य परीक्षण या 16 PI परीक्षण। और इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन डी वाला 16 PF परीक्षण। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, आवश्यकता का पद अनुक्रमिक सिद्धांत ये प्रतिपादित किया गया था। ये पद का अनुक्रमिक सिद्धांत किनका है, वाटसन, मैस्लो, कोहलर या पावलोव का। और ये जो माना गया है तो ये मैस्लो जो है इनका है ये पद अनुक्रमिक सिद्धांत। ये सिद्धांत वाला एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी या ग्रंथि कहा गया है, थायराइड, एड्रिनल, अंतःस्रावी या पीयूष ग्रंथि। तो इनमें से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा गया है, और यह है पीयूष ग्रंथि को।
पीयूष ग्रंथि, अंत्य ग्रंथि जैसे एड्रिनल ग्रंथि हो गई, कंठ ग्रंथि और यौन ग्रंथि के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए जो इसे मास्टर जो ग्रंथि जो है ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया परसोत्त अनुबंधन के द्वारा सीखी जाती है? वाटसन, स्किनर, गोथरी या थॉर्नडाइक के द्वारा? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला है, स्किनर के द्वारा। तो इनके अनुसार ये क्रिया परसोत्त अनुबंधन जो है इससे सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप नहीं है, प्रसार, बहुलांक, मध्यांक या फिर मध्यमान। और इनके अनुसार है ये ऑप्शन एक वाला। तो प्रसार जो है इसको छोड़कर रहने से भी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माने गए हैं। नेक्स्ट है, अधिगम के प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, या इसके प्रतिपादक आप कह सकते हैं कौन है? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किन के द्वारा दिया गया था? पावलोव, हेंगार्टी, थॉर्नडाइक या हेल के द्वारा? और यह है थॉर्नडाइक के द्वारा। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपन किसी व्यक्ति के सम्मुख दिया जाता है तो वह उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है और इनमें से सही अनुक्रिया का संबंध उद्दीपन के साथ हो जाता है और यही संबंध सीखना है। तो प्रयत्न बोलकर अगर आप कोई नया काम करते हैं तो शुरू में आपकी गलतियाँ होती है उस काम में, लेकिन जैसे जैसे आप उस पर जो आपके काम करने लग जाते हैं और आपका अभ्यास होता चल जाता है तो आप गलतियाँ भी करना जो है भूल जाते हैं, मतलब आपकी गलतियाँ उस पर एक भी नहीं रहती हैं। तो ये प्रयत्न भूल का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक जो है इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया था। बालक का विकास ये किसका गुणनफल होता है? आनुवांशिकता और वातावरण का, या फिर बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का क्या है? तो ये गुणनफल होता है। अब यहाँ पर ये कथन पूछा गया है, वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थॉर्नडाइक का, और ये है ऑप्शन ए में वुडवर्थ जो है उनका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अल्बर्ट बंडोरा, इनका कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं, जिसको कहा जाता है अभ्यास के द्वारा सीखना, अंतःदृष्टि के द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार के द्वारा सीखना। और अल्बर्ट बंडोरा इनके अनुसार जो यहाँ पर रहेगा तो यह ऑप्शन सी वाला, निरीक्षणात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के जो प्रवर्तक जो थे इनमें से कौन थे? या फिर द्वितत्व का सिद्धांत ये दिया गया था थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड या गिलफोर्ड के द्वारा? और ये दिया गया था ऑप्शन बी, ये जो स्पीयरमैन जो है इनके द्वारा दिया गया था द्वितत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, सीखी हुई बात को स्मरण रखते या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदन या फिर स्मृति? तो सीखी हुई बात को स्मरण रखना और पुनः स्मरण करने की असफलता कि एक वस्तु जो आपने याद कर ली लेकिन कुछ समय बाद आप उसको भूल गए, अगर आप उसे याद भी करते हैं तब भी आपको याद नहीं आती है, तो इसे क्या कहा जाता है? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदन या स्मृति? तो इसे कहा जाएगा विस्मृति। कोई बात आपने कुछ समय तो एक दिन, 1 घंटा, 2 दिन तो याद रही, लेकिन उसके बाद आपको वो याद नहीं, आप उसे भूल गए और याद करने पर भी आपको याद नहीं आई, तो उसे कहा जाता है विस्मृति, भूलना। और स्मृति का ये नकारात्मक पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था जुंग, फ्रायड, एडलर या स्लीवन के द्वारा? तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय जो है ये दिया गया था जुंग के द्वारा। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, अंगूर खट्टे हैं, तो ये एक उदाहरण है और इनमें से किसका उदाहरण है ये? दमन का, प्रतिगमन का, यौक्तिकीकरण या प्रतिक्रिया निर्माण का? तो अंगूर खट्टे हैं और ये है यौक्तिकरण, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। ये सिद्धांत एक जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव, थॉर्नडाइक, टोलमैन या स्किनर का, और ये है ऑप्शन डी में स्किनर जो है इनका था एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें प्रयोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन सक्रिय रूप से किया जाता है और साधनात्मक अनुबंधन जो है उस पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किन के बीच में होती है, और ये क्वेश्चन पहले जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर यह है औसत बुद्धि वाले बालकों की IQ कितनी होती है, 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109 या 110 से 129, और ये है 90 से 109 वाले। तो ये सामान्य श्रेणी जो है इसमें माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, इसे कहा जाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर चरित्र, और इसे कहा गया है व्यक्तित्व। तो व्यक्ति जो है उसमें उन मनोशारीरिक अवस्थाओं को गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा जब सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में कितने होते हैं। अगर पुरुष में XY हो तो फिर महिला में कितने होते हैं, XY, XXY, XXX या XX गुणसूत्र। और ये भी क्वेश्चन जो पहले जो है स्टेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये पूछा गया था, और इसमें जो रहेगा तो यह ऑप्शन 1 वाला XY। तो सामान्य पुरुष जो होते हैं इनमें होते हैं XY गुणसूत्र, जबकि सामान्य महिला जो होती है तो यहाँ पर महिला पूछा गया है तो इस महिला जो है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो सामान्य पुरुष जो है इसमें तो XY होते हैं, और सामान्य महिला जो है इसमें XX जो है ये वाले होते हैं, और 46 गुणसूत्र ये होते हैं। अब जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये है आपके हिंदी से, और पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है दुहु उपसर्ग की शब्द में नहीं है। तो दुहु उपसर्ग एक में नहीं आया है, और वो कौन सा है, दुर्गम है, दुर्बल है, दुर्दीन या फिर दुलारा। और इसमें जो रहेगा तो ये है ऑप्शन डी वाला। तो दुलारा जो है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, और उपसर्ग में होते हैं जो ये शब्द जो है उसके सुर में लगते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है राष्ट्रीय, इसमें एक बताना आपने प्रत्यय। प्रत्यय होते हैं ये जो शब्द है उसके बाद में लगते हैं धातु के बाद में। तो राष्ट्रीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, एक है दीर्घ य या फिर ईत। और यहाँ से भी आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो। इसमें आई है बड़ी ई, दीर्घ ई, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो राष्ट्रीय शब्द है और यह प्रत्यय राष्ट्रीय जो इसके पीछे लगाकर जो ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कर्तव्य। धातु अगर आ जाए तो क्रिया धातु है, इसमें तव्यत प्रत्यय है, और उसके बाद जाए तव्यत उसका तव्य शेष बचेगा तो कर्तव्य जो है ये बनता है। तो ऑप्शन 1 वाला यहाँ पर इसमें रहेगा। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे या अंत में जोड़कर नवीन शब्द का निर्माण करके पहले शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जान के लाले पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है इनमें से कौन सा है। स्वयं को संकट में डालना, गंभीर संकट में होना, संकट टलना या मुसीबत में गुजारा करना। तो जान के लाला पड़ने मुहावरे का जो यहाँ पर सही अर्थ है ये कौन सा है, और इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला है, गंभीर संकट में होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक शुद्ध है, वो कौन सा है? ऋजता, उद्धरण, उद्धव या इष्ट। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने कमेंट में देना है कि इसमें सही कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आधुनिक देवनागरी का प्राचीन जो रूप है इनमें से कौन सा है? खरोष्टी है, ब्राह्मी है, कन्नौजी या फिर द्रविड़ है। और आधुनिक देवनागरी का जो प्राचीन रूप, और ये है ऑप्शन बी वाला, ब्राह्मी। और ये भाषा और व्याकरण जो है इसके ऊपर हमारे द्वारा हाल ही में हिंदी में जो क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इससे संबंधित आपको सभी क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे और एग्जाम में उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है मेह प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है? मयूर, महीप, मेघ या गरुण का। तो मेह प्रिय यहाँ पर एक पर्यायवाची शब्द है और ये मयूर जो है इनका यहाँ पर ये पर्यायवाची इसमें लिया गया है। और ये एक पर्यायवाची जो यहाँ पर शब्द है ये आपको एग्ज़ाम जो है उसमें जरूर देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और इसे और किस नाम से संबोधित किया जाता है या और इनके कौन कौन से नाम हैं? तो एक तो जो है यहाँ पर मयूर भी जो है इसे, ये मोर जो है मयूर इसे कहा जाता है। और केकी, कुछ ऐसे शब्द हैं आपको जो पहली बार सुनने को मिलेंगे। केकी जो ये भी मयूर को कहा जाता है। और सीखी, नीलकंठ, कलापी, शिव सुतवाहन, तो ये जो है यहाँ पर मयूर जो है इनके नाम है, इनके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर अटारी जो है इसका एक तत्सम शब्द है और वो तत्सम शब्द इनमें कौन सा है? अट्टालिका, अट्टरिया, अटाला, ये इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसका जो है ये ऑप्शन एक वाला रहेगा यहाँ पर, अट्टालिका जो है ये होता है। तो अटारी जो है इसका तत्सम शब्द है अट्टालिका। तत्सम होते हैं जो संस्कृत के शब्द है और वैसे के वैसे ही जो वो बोले लिखे जाते हैं। और तद्भव होता है जो संस्कृत के जो शब्द हैं उनका रूप परिवर्तन होकर आते हैं, तो वे होते हैं तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किन्नर एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद आपने करना है। और इसका जब हम संधि विच्छेद जो करेंगे तो यहाँ पर बनेगा फिर ये ऑप्शन डी वाला, किम प्लस नर, माँ जो है इसको ना होता है। व्यंजन संधि इसमें बताई गई है। व्यंजन संधि जो है उसके साथ स्वर या व्यंजन का मेल और स्वर के साथ व्यंजन का मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार यहाँ पर एक आया है? तो इन पंक्तियों में बताना है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। रूपक उपमा यह अन्योक्ति या उत्प्रेक्षा। और इसमें जो रहेगा तो ये उपमा जो अलंकार है वो इसमें रहेगा। किसी प्रस्तुत वस्तु की उसकी किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर अन्य अप्रस्तुत से समानता की जाए तो वहाँ पर फिर ये उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट अगर निम्न में से एक अशुद्ध है और वही आपने बताना है। तो इनमें अशुद्ध कौन सा है? मुझसे आम खाया गया, मैंने आम खाया, मैं आम खाया गया या मैं आम खाता हूँ। और इसमें एक अशुद्ध माना गया है तो ये ऑप्शन सी वाला जो है मैं आम खाया गया, यही यहाँ पर इसमें गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न में से अधर शब्द का अनेकार्थी शब्द आपने बताना है कि कौन सा है? अज, अक्षत, अंतरिक्ष या फिर अखंड। तो अधर शब्द का अनेकार्थी और इसका रहेगा ये ऑप्शन सी वाला,
तो ये जो अंतरिक्ष जो आया है ये है इसका निकार्थी। अक्षत जो एक शब्द है इसका अनिकार्थी होता है चावल का दाना। अज का होता है बकरा या फिर ब्रह्मा। तो जहाँ पर एक शब्द के अनिकार्थ होते हैं तो वही होता है अनिकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भौतिक के लिए विलोम शब्द कौन सा होगा? प्रभौतिक, आध्यात्मिक, कृत्रिम, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो भौतिक के लिए एक विलोम शब्द है और यह है ऑप्शन बी वाला, आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो वहां पर लगाया जाता है योजक चिन्ह, विषमादि बोधक चिन्ह, अल्प विराम या अर्ध विराम चिन्ह। आपने हाल ही में सीईटी का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें भी जो है कि ये विराम चिन्ह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब जो आपने विराम चिन्ह भी याद करने हैं क्योंकि ये भी आपके हिंदी में पूछने को जा मिल जाते हैं, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सार्थक और निरर्थक हो तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? और इसमें लगाया जाएगा फिर ये ऑप्शन ए वाला, योजक चिन्ह। जब दो शब्द में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो योजक चिन्ह लगेगा। और व्याकरण में वह चिन्ह जो शब्दों, पदों, उपवाक्यों को जोड़ता है उसे कहा जाता है योजक। योजक चिन्ह कौन सा हो गया? जो जैसे धन संपत्ति आपने लिखी तो इनके बीच में एक ये छोटा सा डंडा जो आपको लगा हुआ दिखाई देगा, तो ये होता है योजक चिन्ह जो इनको आपस में जोड़ता है। जैसे सार्थक लिख दिया, यहाँ डंडा हो गया, निरर्थक हो गया, तो इस प्रकार से बीच में डंडा सा होता है, इसे कहा जाता है योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बहुभाषिकता। भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है। यह एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। और यह है ऑप्शन ए वाला, सॉरी ऑप्शन रहेगा बी वाला, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। चलिए अब हम इंग्लिश का पोर्शन देख लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम टू मीट वंस वॉटरलू? ऑप्शंस हैं टू मीट अ न्यू पर्सन, टू विजिट ए न्यू प्लेस, टू मीट वंस फाइनल डिफीट एंड डी नन ऑफ दीज। टू मीट वंस वॉटरलू मतलब होता है कि किसी से के वॉटरलू से मिलना, यानी टू मीट वंस फाइनल डिफीट किसी की हार को देखना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा टू मीट वंस फाइनल डिफीट, किसी की फाइनल हार को देखना या मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द आइडियम योमेंस सर्विस? योमेन होता है जो एक एक्सीलेंट, एक नया पर्सन होता है। ऑप्शंस हैं प्राइवेट वर्क, गवर्नमेंट वर्क, सी मीनेस्ट वर्क या डी एक्सीलेंट वर्क। योमेन सर्विस मीन्स द एक्सीलेंट वर्क, यानी बेहतरीन कार्य करने वाला पर्सन। नेक्स्ट है एलिवेशन। एलिवेशन इज द एंटोनिम ऑफ, इसमें हमें बताना है एलिवेशन का एंटोनिम। ऑप्शंस हैं लेसनिंग, लेसनिंग किसी को सिखाना, मैग्निफिकेशंस शानदार होना, सी एग्रीवेशन और डी एग्जेजरेशन अतिशयोक्ति। एलिवेशंस होता है जो कम होता है, उस जिसके गुण थोड़े कम होते हैं, और एग्जेजरेशंस होता है अतिशयोक्ति जिसका हम बढ़ा चढ़ा के डिस्क्रिप्शंस करते हैं, वर्णन करते हैं। तो हमारा ऑप्शंस हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विजडम? विजडम होती है ज्ञान या बुद्धि। तो हमारे ऑप्शंस हैं स्वेल, सगेस्टी, फुलिशनेस एंड सरेंडर। हमारे ऑप्शंस में सगेसिटी मूर्खता, फुलिशनेस भी सिमिलर, स्वेल और सरेंडर का मीनिंग होता है समर्पण करना। तो हमारा यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा सगेसिटी। इसका मीन्स होता है दूरदर्शिता, यानी विच इज रिलेटेड टू विजडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
which is the following will be the current indirect speech if the statement given below is changed. इसमें हमें narrations बतानी है indirect speech. He said I shall leave these papers here, यानी वह कहता है कि मैंने यहाँ ये पेपर छोड़ दिए हैं, मैं छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर shall है. Options है A, he said that he would leave those papers. Second, he said that he should leave those papers there. Next है C, he said that he would leave these papers here. And D, he said that he would leave those papers here. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें टेंस चेंज करना है. shall, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट पर्सन चेंज करना है he, और I को अगर हम he में कन्वर्ट करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा he, जो हमारे सारे ऑप्शंस में गिवन है. देन नेक्स्ट shall को हमने चेंज करना है, क्योंकि he, I और we के साथ shall आता है और इसमें would है, तो यहाँ पे हमारे ये ऑप्शन कट जाता है, क्यों ये वाला. और अब 3 बचते हैं. लीव वर्ब की फॉर्म, क्योंकि will और shall के साथ हमेशा वर्ब की फॉर्म आती है, तो ऑप्शन कट गया है. नेक्स्ट these को हमें चेंज करना है those, यहाँ पर those ये कट गया क्योंकि यहाँ पर these है और ये 2 ऑप्शंस बचते हैं. देन पेपर्स एंड देन हेयर को हमने चेंज करना है देयर में. सो यहाँ पर हेयर है, सो दिस इज ऑल्सो कट एंड आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंसेस. इसमें हमें टेंस देखना है. आई हैव रीड मोस्ट ऑफ डिकेंस नॉवेल्स. यहाँ पर एक फेमस नॉवेलिस्ट के बारे में बताया गया है. इसमें क्या टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल. प्रेजेंट परफेक्ट, सबसे पहले आप टेंस देख लीजिए. हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम ही होती है. प्रेजेंट सिंपल नहीं है ये बिल्कुल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है. तो आवर ऑप्शन इज ए. देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. इसमें हमें स्पेलिंग देखनी है. एटिक्वीट, एटिक्वेट, एटिक्वीट एंड एटिक्वीट. प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसमें डबल टी आएगा, तो उसके हिसाब से ये दोनों ऑप्शन कट. फिर इसमें देख लेते हैं क्या सिमिलरिटी है. इसमें डबल टी है, दिस इज ऑल्सो कट एंड आवर राइट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द गैप with an appropriate preposition. Prepositions, they were statements accustomed dash the management dash great affairs. They were statements accustomed, यानी इसमें statements के बारे में बात कही गई है. accustomed के साथ हमेशा of आता है. So of, in, to या with, इसमें इसके साथ टू आएगा. ऑफ टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स, दिस इज द रिवर्स ऑर्डर. इसमें सी ऑप्शन सही है. वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई विल सिट डैश माई डेस्क टू डू माई लेसन. मैं अपने डेस्क पर बैठकर अपना पाठ करूंगी. ऑप्शंस है ए at, B with, C for and D in. So here right option is A, at. Next question है the interrogative of you had a comfortable journey is. इसमें हमें interrogative देखनी है इसकी. Had you had a comfortable journey? Have you a comfortable journey? Had you a comfortable journey? And did you have a comfortable journey? Interrogative में बिल्कुल correct use हुआ है ऑप्शन डी में. Did you, यानी पहले interrogation आएगा, फिर subject आएगा, फिर helping verb आएगा. Our answer is D.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसिव वॉइस ऑफ गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी गॉड उनकी रक्षा करते हैं, हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। ऑप्शंस है दोज हु, हमें इसका पैसिव फॉर्म बनाना है। दोज हु हेल्प देमसेल्व्स विल बी हेल्प्ड बाय गॉड, दोज हु हेल्प देमसेल्व्स आर हेल्प्ड बाय गॉड, दे आर हेल्प्ड बाय गॉड हु हैव हेल्प्ड देमसेल्व्स, एंड हु हेल्प्ड देमसेल्व्स दे आर हेल्प्ड बाय गॉड। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। दोज हु यहां से उठाते हैं, दोज हु, ये क्वेश्चन यहां से उठाएंगे हम इसको। दोज हु हेल्प देमसेल्व आर, क्योंकि दोज हैं प्लूरल फॉर्म तो इसमें आएगा आर, हेल्प्ड बाय क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और बाय गॉड। सो आवर बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। प्रोवर्ब होते हैं मुहावरे, जैसे हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं डायमंड कट्स आयरन, डायमंड कट्स गोल्ड, डायमंड कट्स सिल्वर एंड डायमंड कट्स डायमंड। जैसे बोलते हैं हीरे से लोहा काटा जाता है, सोना चांदी, लेकिन जो करेक्ट फॉर्म बोली जाती है कि हीरे से हीरा तराशा जाता है, यहाँ कट का मीन्स तराशना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस, इसमें हमें करेक्ट फॉर्म देखनी है। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, ही वॉज एस्टोनिश्ड इन हिज सक्सेस, ही वॉज एस्टोनिश्ड ऑन हिज सक्सेस, एंड ही वॉज एस्टोनिश्ड फॉर हिज सक्सेस। एस्टोनिश के साथ हमेशा एट आता है, सो आवर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द correct form of the verb for the given sentences. At the rally, the spokesman dash that most people looked at the government's economic policy to be a great success. Means इसका मतलब है कि एक स्पोक्समैन एक पर्सन बोलता है रैली में कि जो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिकल पॉलिसी है वो ही एक महान सक्सेस दिलाती है। तो इसमें ऑप्शंस हैं मेजरमेंट, कंटेम्पलेटेड, क्लेम्ड एंड डिक्लेयर्ड। इसमें यहाँ पर एक शिकायत फॉर्म की गई है, यानी क्लेम किया गया है, उसको दर्शाया गया है। एट द रैली द स्पोक्समैन क्लेम्ड, वो क्लेम करता है कि गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो ग्रेट सक्सेस दिखाती है। सो आवर राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्रिएट prepositions for the given sentences. यहाँ पे preposition fill करनी है। Firefighters were trying to lift the wreckage dash the bus that had overturned dash the main highway. Options है off, on, at, in, across, under. ये दोनों options पहले ही कट हो जाते हैं क्योंकि across और under ये एक सिचुएशंस को दर्शाते हैं कि अक्रॉस आर पार की स्थिति होती है, और जो अंडर होता है वो नीचे किसी चीज़ के बिहाइंड काम आता है। बचते हैं एट और इन। एट का मीन्स पर और इन में। सो आवर राइट ऑप्शन है ऑफ और ऑन। सो नाउ आवर आंसर इज ए। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो ऐसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और अब जो हम यहाँ पर जो ये जो मैथ्स जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। और दोस्तों आप जो हमें कमेंट में जो लिखिएगा कि आपको यहाँ पर इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो कैसे लगे। तो अब जो हम आ गए हैं हमारे यहाँ पर जो मैथ के क्वेश्चन हैं, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मात्रात्मक क्वेश्चन। तो पहला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 अंकों की किस संख्या के अंकों का अंतर 7 है? यदि संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो पुरानी और नई संख्याओं का जो अंतर है यहाँ पर इनमें से क्या होगा? तो 2 अंकों की किस संख्या के अंकों का अंतर 7 है यदि संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो पुरानी और नई संख्याओं का जो अंतर है इनमें से ये कितना होगा? 36, 45, 56 या फिर 63। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो जो हमारा आंसर है तो ये ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो 63 जो है यहाँ पर इसका ये माना गया है।
तो इसमें आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, 6 3 9 है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए का दाम बी के दाम से 25% कम है तो बी का दाम ए के दाम से कितना ज़्यादा है। ए का दाम बी के दाम से 25% ज़्यादा है, तो बी का दाम ए के दाम से कितना ज़्यादा होगा। 50, 25, 33, सही 1/3 या 16%। और इसमें जो हमारा यहाँ पर रहेगा तो यह ऑप्शन सी, तो 33.5% जो है यहाँ पर ज़्यादा माना गया है। माना जो बी की कीमत जो है वह 100 है और ए की कीमत है 75 रुपये, तो ए की कीमत बी की कीमत से ₹25 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 25 जो है 25/75 गुणा 100 और उसके बाद जो है 100/3 ये हो जाता है, इसे को काट कर, तो फिर ये हमारा जो यहाँ पर सी आंसर जो है ये आएगा। तो 33 सही 1/3%। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो है, कक्षा में 11 छात्रों के गणित में प्राप्त अंक जो है 40, 51, 55, 56, 58, 60, 65, 2 के 65, 68, 69, 72 इतने हैं। तो छात्रों के प्राप्त अंकों की जो माध्यिका है वो इनमें से कितनी है। अब आप इन्हें यहाँ पर गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने हैं, ये 11 हैं। अब पदों की जो संख्या है यहाँ पर ये n बराबर 11 मानी गई है। n बराबर 11 मतलब कितनी है, ये विषम है, विषम। तो माध्यिका जो है इसका फार्मूला होता है n+1/2, 2वां पद। तो यहाँ कितने हैं, 11 हैं। तो हम क्या करेंगे, 11 + 1/2, तो उसके बाद है यहाँ पर छठा पद, तो 60 जो है यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर रहेगा 60वां। या फिर अगर आपके पास ये फार्मूला नहीं आता है तब आप इसमें तुक्का लगा सकते हैं। 11 हैं, 5 इस साइड के और 5 इस साइड के, बीच वाला बच गया 60। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर ₹600 लगाए जाते हैं तो धन कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। अगर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर ₹600 लगाए जाते हैं, और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो हाल ही में सीटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा जा चुका है। तो 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर अगर ₹600 लगाए जाए तो ये कितने साल में दोगुना होगा। 10, 15, 20 या 25 वर्ष में, और ये होगा फिर ऑप्शन सी 20 वर्ष में। तो यहाँ पर मूलधन जो है ये माना गया है 600, तो मूलधन 600 हो गया और मिश्र धन हो गया ₹1200, दर हो गई 5%। फिर जो यहाँ पर फार्मूला बनेगा 1200 - 600/600 गुणा 5 और यहाँ पर गुणा 100। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाता है 600 गुणा 100/600 गुणा 5। तो इसको काट कर जो है ये 20 जो है आ जाता है, तो ये 20 वर्ष यहाँ पर इसका रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, 6 पुरुष हैं 8 महिलाएं हैं, 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकती हैं। एक महिला एक दिन में एक पुरुष के द्वारा किए गए कार्य से आधा कार्य करती है तो 10 महिलाएं वह कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने हैं, 6 पुरुष 8 महिलाएं 10 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकती हैं। तो ये कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, 20, 22, 25 या 28 दिन में। और ये जो काम समाप्त होगा तो ये 20 दिन जो है इसमें समाप्त होगा। तो इसमें फार्मूला लगाया गया है कि 6 पुरुष किसी कार्य को करेंगे x/6 दिन में और 8 महिलाएं उसी कार्य को करेंगे 2x/8 में, तो इसका हो जाएगा x/4 दिन में।
उसके बाद 6 पुरुष और 8 मिलाए मिलकर यह कार्य करती हैं 10 दिन में। तो x/6 गुणा x/4, तो इनको काट पीट कर जो है हमारा जो यहाँ पर सी आंसर जो है ये ऑप्शन बी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बराबर 10 गुणा प्रश्न चिन्ह का मान बताना है कि कितना होगा। साठ, 70, 80 या 90। और इसका फार्मूला किस प्रकार से बनेगा, जैसे ये है यहाँ पर दिए गए। तो 40 प्लस में 30 और 40 माइनस में 30 बटे में हो जाएगा 10। उसके बाद जब हम इसे काटेंगे तो ये 70 गुणा 10 बटे 10 हो जाएगा। तो उसके बाद जो सी आंसर जो हमारा यहाँ पर 70 ये आता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कोई व्यापारी रुपये 1540 की दर पर रेडियो बेचता है। एक रेडियो पर उसे 1% का लाभ और दूसरी पर 12% की हानि होती है, तो दोनों रेडियो के विक्रय पर उसे कुल कितना लाभ या हानि होगी। रुपये 165, 145, रुपये 45 या 45 की हानि होगी। तो कोई व्यापारी अगर 1540 की दर पर रेडियो बेचता है और रेडियो पर उसे 1% का लाभ और दूसरी पर 12% की हानि होती है, तो दोनों रेडियो के विक्रय पर उसे कुल कितना लाभ या हानि होगी। और इसमें जो हमारा यहाँ पर रहेगा तो यह ऑप्शन डी वाला। तो आप यहाँ से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, 1% तो उसे लाभ हो रहा है और 12% की हानि हो रही है, कि मतलब जाएगा तो ये हानि में ही। तो अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन 45 जो है रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 7, 14 और 28 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आसान क्वेश्चन है, तो तीनों का आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है 1/7, 1/14, 1/28 इनका लघुत्तम, और फिर ये 7/28 और 7 चौक 28, तो 1/4 ये 4 दिन जो है यहाँ पर इसका आ जाएगा। तो तीनों पूरा काम जो है 4 दिन में कर देंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में 24.5/0.5 के कौन सा निकटतम है, 25, 50, 100 या 500। तो 24.5/0.5 के निकटतम, तो इसके निकटतम जो है ये 49 आता है, जो 50 जो है इसके लगभग है। तो ये ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 3x/2 ये क्वेश्चन है a के बराबर है, तो इसका बताना है। और इसका जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो a बराबर जो है -4/3 जो है माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर तार्किकता से संबंधित, और सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में जो सीटी का एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और एस्टेट का एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर हम ये दिल्ली को अगर हम इस संख्या में लिखें तो ये कलकत्ता को इसमें के रूप में कोड किया जाता है। तो ये कालीकट जो है इसको बताना है कैसे लिखा जाएगा। और इसे जो आप जैसे संख्या है इसी के नीचे लिखकर उसके बाद इसे आप मैच करके देख सकते हैं। और इसका जो यहाँ पर कोड है तो ये ऑप्शन सी वाला जो है इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, उस एक का चयन कीजिए जो इनमें से एक अलग है। तो 4 संख्याएं हैं और 3 किसी प्रकार से समान है, तो एक अलग है, 2, 16, 56 या 128। और इसमें है ये ऑप्शन बी वाली 16। संख्या 16 को जोड़कर अन्य सभी वर्ग संख्याएं नहीं हैं, यही है 4 का
4 का स्क्वायर 4 चौके 16, जबकि संख्या 16 एक वर्ग है, अर्थात 16 4 का स्क्वायर है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये 3 अलग है और ये इनमें अलग है, तो ऑप्शन बी वाला ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद आपने बताना है। तो इसमें लुप्त पद जो है ये क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या आएगा, ई, सी, एस या एन। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला ये ई। इसमें क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, जो स्वर जो होते हैं, ए उसके बाद ई आता है, आई, ओ, यू, क्योंकि ये जो तार्किक जो अभिव्यक्ति क्षमता होता है इसका कोई सिर पैर नहीं होते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है। तो ये स्वर जो वही पूछ लिए गए हैं इंग्लिश में। तो ए के बाद ई आता है, ए, ई, आई, ओ, यू। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंक श्रृंखला को पूरा कीजिए। 3 है, 6 है, 18, 72, उसके बाद इनमें से क्या आएगा। और इसमें जो यहाँ पर श्रृंखला जो चल रही है वो किस तरीके से है, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 चौके 72 और 72 पंजे, तो ये इस क्रम में चल रही है, 2 3 4 और 5 इस क्रम में यहाँ पर चल रही है। तो 72 पंजे जो है यहाँ पर 360 होता है, तो ये इस क्रम में चली है, 2 3 4 5। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अजय 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं, हमारा जिस साइड में मुख होगा वो हमारी उत्तर दिशा होगी, इससे बैक साइड की दक्षिण हो गई, ये पूर्व पश्चिम। तो यहाँ पर अजय जो है ये 30 मीटर जा रहा है उत्तर की ओर, इस साइड में। उसके बाद तब दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मतलब सज्जी साइड में, राइट हैंड। फिर 40 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है सज्जी साइड में, मतलब राइट हैंड। यहाँ पर ये दाईं बाईं जो है इसमें कैंडिडेट उड़ जाता, आप इसे अपने हाथ जाओ उसके अनुसार देख सकते हैं। राइट हैंड मतलब दाईं साइड और लेफ्ट हैंड मतलब बाईं साइड। तो दाईं साइड मुड़ रहा तो इसका मतलब है कि वो आपके राइट हैंड मुड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसमें जो मिलाकर देख सकते हैं। और इसमें जो है अपनी मौलिक स्थिति से कितनी मीटर दूरी पर है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ऑप्शन रहेगा बी हमारा। तो ये जो है 10 मीटर की दूरी पर माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है। और ये भी एक क्वेश्चन जो है पहले स्टेट के एग्जाम में भी आ चुका है और हाल ही के सीटी एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसमें वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार से संबंधित है। अब वो जो यहाँ पर बताए गए हैं इनके पिता, अब पिता यहाँ पर कैसे बताए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार एक वृद्ध जो है ये एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, मतलब ये वृद्ध हो गया और व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। वृद्ध जो व्यक्ति होगा एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए, एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। और वृद्ध व्यक्ति अमित से किस प्रकार से संबंधित है, तो वो घूम फिर कर जो उनका पिता ही रहेगा। तो उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो वृद्ध व्यक्ति के अमित के क्या हुए, भाई, ये पिता। इसका जो यहाँ पर ये जो फार्मूला जो बनेगा ये इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर होगा वृद्ध,
उसके बाद यहाँ पर कौन पूछ रहा है, अमित, यहाँ पर हो जाएगा पुत्र, और ये है चाचा, और इस वृद्ध का ये भी पुत्र। तो इस प्रकार से इनका पिता जो है लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लुप्त पद जो आपने बताना है। 5 4 20 9, और इसमें है 3 8 24 11। तो 9 4 13 इसमें जो है यहाँ पर बताना है क्या आएगा। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो इसमें है ऑप्शन बी वाला 36, तो जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। अब ये 36 यहाँ पर कैसे आया है, तो ये जैसे यहाँ पर है 5 और 4 क्या होते हैं, 9 होते हैं। 5 और 4 को अगर हम गुणा करें तो ये 20 होते हैं। 3 + 8 क्या होते हैं, 11 होते हैं। और अगर हम इनको गुणा करें 3 8 24 होता है। 9 और 4 क्या होते हैं, 13 होते हैं। 9 चक्का अगर हम यहाँ पर गुणा करें तो फिर ये 36 हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सीरीज है इसकी ये बनी है। अगला क्वेश्चन है पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के किसी भी किनारे से 5वां है। पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के किसी भी किनारे से 5वां है। तो किसी भी किनारे से ये कौन से है, 5वें नंबर पर है। तो पंक्ति में पेड़ बताने कितने हैं, तो ये किस पर है, 5वें नंबर पर। तो इसका मतलब है इससे इस साइड में भी 4 हैं, इससे इस साइड में भी 4 हैं। तो 4 और 4 8 और 1 वो ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो आंसर जो है ये भी हो जाएगा 9। या फिर आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं 5 + 5, इसमें से 1 कम कर दिया 10। वो आपके अनुसार समझने के ऊपर है, आप इसमें से किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो या तो इस तरीके से समझ ले, 4 इस साइड में 4 इस साइड में और 1 ही वाला। तो 4 4 8 1 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस माह में सोमवार की संख्या बतानी है कितनी होगी। यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, गुरुवार मतलब वीरवार, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या 3 4 5 या 6। और इसमें जो संख्या जो है तो ये रहेगी ऑप्शन सी वाली। अगस्त माह में कितने सोमवार होंगे, तो यहाँ पर 5 जो है बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर निम्नलिखित श्रृंखला में कितने विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक सम संख्या और तुरंत बाद में एक विषम संख्या आती है। तो ये जो संख्या वो आपने बतानी है। इसमें क्या है कि श्रृंखला में कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक सम संख्या और तुरंत बाद में एक विषम संख्या है, और वो इसमें कौन कौन सी आई है। तो इसमें जो संख्याएं जो है ये ऑप्शन सी रहेगा। 3 संख्याएं इसमें ऐसी ये आई हैं जिनके पहले एक सम संख्या है और उसके तुरंत बाद में एक विषम संख्या है। और ये वाली। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा सामान्य ज्ञान और सचेतता जो है उससे आ जाते हैं, हरियाणा सामान्य ज्ञान से। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत हरियाणा सरकार किसानों को गेहूं की फसल पर बीमे की किस्त के तौर पर कितनी सब्सिडी दे रही है। 50 60 70 या 78%। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशासन केंद्र किस शहर में स्थापित किए गए हैं। भिवानी, चंडीगढ़, हिसार या गुड़गांव में। और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला, गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है।
बावल, अम्बाला, महेंद्रगढ़ या मानेसर में। और आर्थिक क्षेत्र की जो स्थापना, तो ये रहेगा ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़ में। अगला क्वेश्चन है 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? पलवल, सोनीपत, रोहतक या पानीपत में? तो इन्हें जो गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919 को, तो ये पलवल जो है यहाँ पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम लोकसभा विधानसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? 66, 67, 68 या 1971 में? और यहाँ पर एक ऑप्शन भी है, तो 1967 जो है इसमें ये हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला यहाँ पर कौन सा माना गया है? रोहतक, फरीदाबाद, हिसार या फिर महेंद्रगढ़? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो इसमें माना गया है, तो ये फरीदाबाद जो है इसे माना गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक थे? चौधरी बांकेलाल, बंसीलाल, देवीलाल, बाल मुकुंद शर्मा। और यहाँ पर एक ऑप्शन बी है, चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने इंडोनेशिया में आयोजित पैरा एशियाई खेल 2018 में जेवलिन थ्रो में सिल्वर पदक जीता था? तो 2018 में जीता था। और ये सिटी का जो एग्जाम हुआ था, इसमें भी ये पुराने क्वेश्चन जाए आप देखने को मिले थे। तो कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो 2018 का यहाँ पर क्वेश्चन आया है। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है, तो ये अमित पंघाल जो है इन्हें माना गया है। और आप जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इस वर्ष जो है 2022 में पदक जेवलिन थ्रो में किन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम के मानेसर में 16 अक्टूबर 2018 को एनसीसी के कौन से स्थापना वर्ष मनाया गया था? 24वां, 28वां, 34 या 40वां? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी है, 34वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस नाम से आतंकवाद निरोधक बल का गठन किया गया है? ढाल, शक्ति, कवच या ब्रह्मास्त्र? और ये किया गया है ऑप्शन सी, कवच के नाम से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर स्टैट की जो परीक्षा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।